What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमने एक डॉक्ट्रिन कवर करा था, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस। आज की क्लास में हमारे पास लास्ट बचा है द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसके अंदर दो हैं बेसिकली छुपे हुए, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस है और एक इंडोर मैनेजमेंट है। दोनों को ही कवर करते हैं अच्छे तरीके से और कंपनी लॉ को करते हैं समाप्त। इसके बाद मैं आप लोग को कंपनी लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा जो मैंने आज बनने के लिए दिए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड पे करते हैं या मंडे को करेंगे। कल से हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट दोनों में से जो भी मेरा मन करेगा वो शुरू करेंगे और फिर हम बढ़िया तरीके से इसके क्वेश्चंस करेंगे और एक्ट को चालू करेंगे। तो आओ जल्दी से कॉपी पेन लेके चीजें समझते हैं, कंसिडर करते हैं और इस पर्टिकुलर लॉ को समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग ये वाला नया डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बट इसको समझने से पहले हमारे पास एक और डॉक्ट्रिन आ रहा है जिसको हम बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, अब सर ये क्या चीज है? देखो, डॉक्ट्रिन का मतलब तुम समझते हो, कोई थियरी दी है। किस चीज की थियरी है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है यूजफुल, है ना, और नोटिस का मतलब होता है हमारे पास नॉलेज। तो बेसिकली ये जो डॉक्ट्रिन है ना बच्चों, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी इंडिविजुअल के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, वो किसी इंडिविजुअल के साथ, लेट्स सपोज चिंटू के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, ठीक है। अब इनके आपस में कोई डीलिंग हुई, अगर कोई डीलिंग हुई और बाद में चिंटू को ये पता चला कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो कंपनी सही से काम नहीं कर रही, ये तो कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, और चिंटू ने ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और आप लोगों को इस चीज का मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। मैं वैसे ही समझा रहा हूं आप लोगों को, एक थ्योरी वैसे एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी उस केस में क्या बोलेगी? कंपनी उस केस में ऐसा बोलेगी, भैया ऐसा है चिंटू, आप हमारे साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, ठीक है। अब हम लोग ये कंसीडर करके चलते हैं, ये हम लोग मान के चलते हैं, ये एक कंस्ट्रक्टिव चीज है, ये एक इंप्लाइड चीज है, ये हर किसी के केस में माना जाएगा कि जो भी इंसान कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उसने कंपनी का MOA और AOA अच्छे तरीके से रीड कर लिया है और वो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन सबको बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसने वो समझ भी लिए हैं, इसीलिए वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है। अब इससे अदर आप अगर कंपनी को बोलोगे कंपनी किसी और चीज के लिए लायबल है तो उस चीज के लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। तो ये बेसिकली जो डॉक्ट्रिन है ये कंपनी को बचाती है आउटसाइडर्स के क्लेम से कि भैया हम हर चीज आपको चीख के नहीं बताएंगे कि आप बाद में बोलो आपने तो हमें ये चीज बताई नहीं। हम हर चीज आपको चीख के नहीं बताएंगे। अगर आप हमारे साथ एज अ कंपनी, आप किसी कंपनी के साथ एंटर कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया। MOA AOA पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रार को बोलो कि इस कंपनी के MOA AOA हमें दो, आप उसको खुद पढ़ो और उसमें जो लिखा है हम ये मान लेंगे, दिस इज डीम्ड कि आपने उसको अच्छे से पढ़ा है और उसको अच्छे से समझा भी है, तब आप हमारे साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 399 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन, कोई भी इंसान इंस्पेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक वे में, ऑनलाइन वे में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रार ने रखे हैं और उनका रिकॉर्ड रख सकता है, उनकी कॉपी ले सकता है या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ अ प्रेस्क्राइब्ड फीस। इसका मतलब ये है कि जितने भी रजिस्ट्रार के पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है ना बच्चों, वो सब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो कोई भी उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार से ले सकता है एक फीस देने के बाद। सही है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। The memorandum and articles of association of a company when registered with registrar become public documents। क्या बन जाते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं और वो अवेलेबल है इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी उसको देख सकता है, ठीक है। तो 399 जो हमारा सेक्शन है ये क्या बोलता है? इट
confers the right of inspection to all. It is therefore, यहां से मेन चीज है, the duty of every person dealing with a company. अगर आप चिंटू हो और आप किसी कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो ये आपकी ड्यूटी है. क्या ड्यूटी है आपकी? कि आप इंस्पेक्ट करो डॉक्यूमेंट्स को और मेक श्योर करो कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एज पर द प्रोविजंस हो रहा है, वेदर अ पर्सन रीड्स देम और नॉट. अगर आपने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए, पढ़े या नहीं पढ़े, लॉ ये मान के चलता है, इट विल बी प्रेज्यूम दैट ही नोज द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड आपने उसको अच्छे से समझ भी लिए हैं. इस काइंड ऑफ प्रिज्यूम्ड नोटिस को ही हम लोग कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं. इस काइंड को ही हम लोग बोलते हैं कि भैया ठीक है, कोई इंडिविजुअल कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उसको कंपनी के बारे में सारी नॉलेज है. समझे? देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ये अब मेन चीज लिखी हुई है. बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज मीन्ड, कंस्ट्रक्टिव नोटिस से क्या समझते हैं हम? वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट्स और नॉट. किसी इंसान ने MOA AOA कंपनी की कोई भी डिटेल पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, he is presumed to have knowledge of the content of the documents. ठीक है, कि उसको पूरी नॉलेज है, ये हम कंसिडर करके चलेंगे. तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ही ये है. यहाँ पे कंपनी के साथ अगर कोई भी इंसान किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, अजम्पशन लेंगे, कंपनी ये समझ के चलेगी, कंपनी ये बोलेगी कि भैया हम थोड़ी ना चीख के बताएंगे, तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, पढ़ो सारे डॉक्यूमेंट्स, हमने सब पब्लिक करे हुए हैं, पढ़ो अच्छे से. आगे क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम बट ऑल्सो ऑल द अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सच एज स्पेशल रेजोल्यूशंस एटसेट्रा. बात समझे? Thus, if a person enters into a contract, अगर कोई पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है कंपनी के साथ, which is beyond the powers of the company, the authority of directors, or as per memorandum or articles, he cannot acquire any rights under the contract against the company. वो कंपनी को कहीं पे भी किसी भी तरीके से स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें गलती उसकी है भाई. आता है ना, जागो ग्राहक जागो, ग्राहक खुद अपना ध्यान दो. तो वही वाली बात है कि भैया आप अगर कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है कि भाई आप कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हो. तो यहाँ पे आपको अवेयर होना पड़ेगा एज अ थर्ड पार्टी. बात समझे? तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, ये किसको बचा रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है, या किसको शील्ड कर रहा है? ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक शील्ड है किसके लिए? दिस इज अ शील्ड फॉर द कंपनी. ये एक शील्ड है किसके लिए? कंपनी के लिए. कंपनी को ही बचा के चलता है, प्रोटेक्ट करता है कंपनी को. ठीक है, परफेक्ट हो गया बच्चों? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं. अब आ रहा है बच्चों हमारे पास एक दूसरा डॉक्ट्रिन, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. देखो जी, हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ लिया. कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसको प्रोटेक्ट कर रहा था? कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट कर रहा था, प्रोटेक्टिंग द कंपनी फ्रॉम आउटसाइडर्स. कि ये बोल रहा था कि भैया कंपनी जो है वो हर चीज चिल्ला के सबको तो नहीं बताएगी, आउटसाइडर्स को थोड़ी बहुत नॉलेज AOA MOA की होनी चाहिए. थोड़ी बहुत क्या, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि MOA उन्होंने डिटेल में पढ़ा हो. उसको क्या बोलते थे? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. अब होने क्या लगा बच्चों, इस तरीके की डॉक्ट्रिन का कई बार ना कंपनीज एडवांटेज ले लेती थी. कंपनीज क्या कर लेती थी? एडवांटेज ले लेती थी कि ठीक है यार, तुम्हें तो सब पता होना चाहिए. अब इस तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, कंपनीज उसको एनफोर्सेबल होती नहीं थी. क्यों नहीं होती थी कंपनीज उसको एनफोर्सेबल? क्योंकि उस सिनेरियो में भैया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो यही बोलता है कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आप खुद देखो भाई, कंपनी की इसमें कोई गलती नहीं है. तो इसका एक एक्सेप्शन आया, जिसको क्या बोला गया? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट आउटसाइडर्स फ्रॉम द कंपनी. ये आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है? कंपनी से.
अब इसमें क्या है हमारे पास, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक केस लॉ है, मैं आपको वही केस लॉ समझा देता हूँ सीधा, जो इसमें केस लॉ लिखा है। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वांट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तर्कवांत। सर ये तर्कवांत कौन है? तर्कवांत के बारे में बताओ पहले। ये चिंटू का बड़ा भाई है तर्कवांत, ठीक है। अब समझो बच्चों, हम यहाँ पे ये केस क्या था, एक कंपनी थी, ठीक है। इस कंपनी के दो डायरेक्टर्स यहाँ पे गए, किसके पास? रॉयल ब्रिटिश बैंक के पास। और रॉयल ब्रिटिश बैंक के पास गए कि भैया हमें कुछ पैसों की जरूरत है, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट आपका केस लॉ में लिखा हुआ है 2000 यूरोज। देखो जरा कितना लिखा हुआ है, 2000 ही है ना, चेक कर लेते हैं एक बार कितना है। यस, चेक करो, ठीक है। 2000 रुपए मान लो तुम लोग समझने के लिए, राइट। तो देखो जी, ये कंपनी के दो डायरेक्टर्स यहाँ पे गए रॉयल ब्रिटिश बैंक के पास कि भैया हमें 2000 रुपए का लोन चाहिए। अब तुम वहाँ पे रुपए मत, मैं समझाने के लिए 2000 रुपए बोल रहा हूँ। हमें 2000 का लोन चाहिए और कंपनी का लोन लेने के लिए कंपनी के बिहाफ पे हम आए हैं। आप हमारा AOA और MOA चेक कर ही सकते हो। कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको पता ही है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप उसके अंदर चेक कर लो कि हमें लोन लेने के लिए क्या चाहिए। लोन लेने के लिए हमें दो डायरेक्टर्स होने चाहिए, एक कंपनी सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए, वो हम करा देंगे और हम ऑर्डिनरी एक रेजोल्यूशन पास करके लोन ले सकते हैं, ठीक है जी। अब हुआ क्या, बैंक ने कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की वजह से MOA AOA निकाला, पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा और बैंक को समझ में भी आ गया कि हाँ ठीक है भाई, ये चीज सही है, परफेक्ट है, ठीक है। इनको लोन दे दिया। अब थोड़े दिन बाद क्या होता है कि कंपनी हो जाती है इंसॉल्वेंट। कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो जब भी बच्चों कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो एक लिक्विडेटर होता है जो सारी काम करता है, एसेट्स बिकवाता है, लाइबिलिटीज को पे करता है। तो इनका लिक्विडेटर कौन था? टर्कवांट। इस कंपनी का लिक्विडेटर कौन था? टर्कवांट था। तो जब बैंक गया टर्कवांट के पास और बोला कि भैया वी आर द क्रेडिटर्स, आप हमारा पेमेंट करो, एसेट्स बिक रहे हैं, ये हमारा पेमेंट करो। तो टर्कवांट ने बोला भैया देखो ऐसा है, आप तो हमें एनफोर्स ही नहीं कर सकते, आप हमारे ऊपर केस ही नहीं कर सकते, आपका केस इज नॉट एनफोर्सेबल ऑन द कंपनी। कंपनी ने बोला है, बैंक ने बोला है, ये क्या बोल रहे हो, हमारे पैसे क्यों नहीं मिलेंगे भाई? टर्कवांट ने बोला योर केस इज नॉट एनफोर्सिएबल ऑन द कंपनी, आपका केस तो एनफोर्सेबल ही नहीं है कंपनी के ऊपर। तो बैंक ने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं है एनफोर्सेबल? हमने तुम्हें 2000 रुपए दिए पूरे के पूरे, तो ये तो एनफोर्सेबल है। इसने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आपने AOA MOA नहीं पढ़ा क्या? द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को नहीं समझते क्या? AOA MOA में साफ साफ लिखा है कि भैया डायरेक्टर के साइन चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी के साइन चाहिए, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हमने तो रेजोल्यूशन के अंदर ये लिखा ही नहीं है कि कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं हम, वहां पे तो अमाउंट की बात ही नहीं हो रही है। तो जब वो चीज मेंशन ही नहीं है, आपने हमें लोन कैसे दे दिया? दिस इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ AOA, दिस इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ MOA, ये तो कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड है। और आप हमारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, आपने हमारे डॉक्यूमेंट सही से नहीं पढ़े, इसमें तो आपकी गलती है, इसमें तो हमारी गलती नहीं है, ये तो हमारे ऊपर एनफोर्सेबल ही नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा, जाओ वापस, कोई पैसा नहीं मिलेगा, वापस जाओ। अब कंपनी गई कोर्ट में। कंपनी जब कोर्ट में गई तो जो वहाँ पे हमारे जज साहब थे, जज साहब को कंपनी ने बताया कि जज साहब देखो ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमने तो सब कुछ पढ़ा, उसमें लिखा था कि भैया AOA में लिखा था कि डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी होनी चाहिए, हमने पढ़ लिया, लेकिन इन्होंने इंटरनली रेजोल्यूशन कितने का पास करा, रेजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, वो तो इनका इंटरनल मैटर है, वो तो इनका इंडोर मैनेजमेंट है। हमें इनके इंडोर मैनेजमेंट का थोड़ी ना पता है कि क्या क्या चल रहा है। हम तो इनके पब्लिक डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, हम तो इनके सिर्फ क्या देख सकते हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। हमने MOA AOA देख लिया, उसके हिसाब से सब सही लग रहा था, सेक्रेटरी के साइन थे, डायरेक्टर के साइन थे, सब बिल्कुल ओके हो रहा था। अब अमाउंट का इन्होंने कितने रेजोल्यूशन पास किया है, क्या किया है भैया, हमें क्या पता, वो तो इनका इंडोर मैनेजमेंट है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का फायदा उठा के हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है,
ये कंपनी हमारे साथ फ्रॉड कर रही है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का फायदा उठा के। तो जज साहब ने इनकी बात को बिल्कुल सही माना और इनको बोला कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और ये कंपनी के ऊपर एनफोर्सेबल है। टर्कवान चुपचाप इनका पैसा पे करो। तो ये जो डॉक्ट्रिन है बच्चों, इस डॉक्ट्रिन ने बचाया आउटसाइडर्स को, थर्ड पार्टी को, किससे? कंपनी से। इसीलिए इसको बोला जाता है बच्चों, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझे? देखो जरा क्या लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जरा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सिंपल, इंडोर मैनेजमेंट एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। द अफोरसेड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस डज इन नो सेंस मीन दैट आउटसाइडर आर डीम्ड टू हैव द नोटिस ऑफ द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है या नहीं है? अब देखो जरा नीचे केस में क्या लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। मिस्टर टर्कवान लिक्विडेटर थे इनके, ठीक है। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। द कंपनी हैड गिवन अ बॉन्ड। बॉन्ड दिया है कंपनी ने किसको? रॉयल ब्रिटिश बैंक को। बॉन्ड देने का मतलब लोन लेना होता है, जैसे डिबेंचर इशू कर देते हैं ना, लिख के दे देते हैं, वैसे ही बॉन्ड इशू कर दिया, तो लोन लेना ही है। कंपनी ने लोन लिया रॉयल ब्रिटिश बैंक से, ठीक है, विच सिक्योर्ड द कंपनी ड्रॉइंग्स ऑन इट्स करंट अकाउंट। द बॉन्ड वॉज अंडर द कंपनी सील, कंपनी के सील के अंडर था, साइन हुआ था। उसके ऊपर 2 डायरेक्टर ने भी साइन किए हुए थे, सेक्रेटरी ने भी साइन किए हुए थे। व्हेन द कंपनी वाज स्यूड, कंपनी अल्टीमेटली बाद में जब स्यू करा गया, कंपनी के ऊपर केस करा गया, इट एलिज्ड दैट अंडर इट्स रजिस्टर्ड डीड ऑफ सेटलमेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डायरेक्टर ओनली हैड पावर टू बोरो अप टू एन अमाउंट ऑथराइज्ड बाय अ कंपनी रेजोल्यूशन। इन्होंने बोला कंपनी के रेजोल्यूशन में जितना अमाउंट बोला जाएगा उतना ही डायरेक्टर बोरो कर सकते हैं। रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और रेजोल्यूशन में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे तो आपने तो ध्यान से AOA MOA पढ़ा ही नहीं, रेजोल्यूशन में तो ये चीजें हुई ही नहीं है। तो हेल्ड इट वाज डिसाइडेड दैट द बॉन्ड वाज वैलिड। कोर्ट ने क्या बोला? भाई रेजोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है, कितना अमाउंट का लोन लेने के लिए डायरेक्टर्स लाइबल है नहीं है, वो आपका इंडोर मैनेजमेंट का पार्ट है। अब कोई बाहर वाला आपकी कंपनी के अंदर जा जाके एक चीज थोड़ी ना चेक करेगा, तो यहाँ पे आप एनफोर्सेबल हो। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, ही सेड दैट द बैंक वाज डीम्ड to be aware that directors could borrow up to the amount resolutions allowed. Articles of association were registered with the company, so there was constructive notice, but the bank could not be deemed to know which ordinary resolutions passed because these were not registrable. The bond was valid because there was no requirement to look into the company's internal workings. Company के अंदर देखने की जरूरत नहीं है. This is the indoor management rule that कंपनीज इंडोर अफेयर्स आर कंपनीज प्रॉब्लम्स. इंडोर अफेयर्स जो हैं वो कंपनी का अपना पर्सनल इश्यूज है ना, बाहर वालों को उससे क्या मतलब है भाई. तो ये यहाँ पे पूरा जो मैंने आपको समझाया अंग्रेजी में चिपका दिया. ठीक है, अब बच्चों इंडोर मैनेजमेंट की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. इंडोर मैनेजमेंट की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. इसका मतलब यहां पे आउटसाइडर्स के बारे में भी, अगर आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिल रही है, वहां पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. क्या एक्सेप्शन है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या एक्सेप्शन है सर? नंबर 1, सबसे पहला एक्सेप्शन जो है वो है नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी. द नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इर्रेगुलरिटी. इसका मतलब ये है बच्चों कि कंपनी किसी आउटसाइडर के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है. आउटसाइडर ने AOA MOA पढ़ लिया, ठीक है, और उसको पता है कि देयर इज एन इंटरनल मैटर. एक कोई इसी तरीके से एग्जांपल ले लो कि कोई रेजोल्यूशन ही हो सकता है जो उसको पता है कि कंपनी सही से पास नहीं करेगी. ही हैज द नॉलेज, उसको पता था कि भैया कंपनी सही से पास नहीं करेगी और इस चीज का बाद में फ्रॉड होगा. वो तब भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया क्योंकि उसको पता था बाद में तो मैं बोल दूंगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, हमें कैसे पता होगा, लेकिन उसको पहले से पता था
उसको इस बात की नॉलेज थी, उस इररेगुलरिटी की नॉलेज थी, वो तब भी कंपनी के साथ एंटर कर गया कि बाद में तो बच जाएंगे। तो इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस वेदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द इररेगुलरिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको प्रॉपर इररेगुलरिटी की नॉलेज है तब भी आप उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो भैया फिर आप नहीं बचोगे, फिर इंडोर मैनेजमेंट आपको नहीं बताएगा। ठीक है या नहीं है? इंडोर मैनेजमेंट तभी बचाएगा अगर आपने अपनी तरफ से सब सही करा है, कोई इररेगुलरिटी हुई भी है और आपको उस इररेगुलरिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो आपको इंडोर मैनेजमेंट बचाएगा, अदरवाइज नहीं बचाएगा। सर इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या इसके अंदर केस है? देखो ये केस लो आपको पता होना चाहिए, होवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या है इस केस लॉ में सर, एक बार शॉर्ट में बता दो ना प्लीज। अब इस केस में हुआ क्या बच्चों, देखो इस केस में ना थोड़ा सा पैसा कमाने का मामला है और कुछ नहीं है। इस केस में ऐसा हुआ, कंपनी को ना पैसे की जरूरत थी। अब कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो लोन ले लो भाई। किससे ले सकते हो? बैंक से ले सकते हो, पब्लिक से ले सकते हो, डिवेंचर इशू कर सकते हो। लेकिन कंपनी ने डिवेंचर इशू करे बट किसको? अपने ही डायरेक्टर को। किसको इशू कर दिए? अपने ही डायरेक्टर को इशू कर दिए। अब यहाँ पे डायरेक्टर्स का क्या अपना पर्सनल इंटरेस्ट है? डायरेक्टर्स को लगा यार थोड़ा पैसा कंपनी को दे देंगे, इंटरेस्ट कमा लेंगे उस पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम ही फिक्स करेंगे, डायरेक्टर ही कंपनी को चला रहा है, इंटरनल मैनेजमेंट में तो हम ही है, तो थोड़ा इंटरेस्ट कमा लेंगे। हो सकता है उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट रहा हो उसके अंदर। तो कंपनी ने बेसिकली डिवेंचर्स इशू करे किसको? डायरेक्टर्स को। जबकि एक यहाँ पे प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है देखो, कि जब भी कंपनी ने एक अमाउंट से ज्यादा कोई लोन लेना है, जब भी कंपनी ने एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा कोई लोन लेना है तो वहां पे उसको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और यहां पे कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। डायरेक्टर को पता था ये बात कि रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन उसने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करा। उसने बोला करना तो हम नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टर को नॉलेज ऑफ इररेगुलरिटी था, और लेकिन उसके दिमाग में ये था कि भैया ठीक है बाद में तो हम बोलेंगे कंपनी को हमें पे करना पड़ेगा। क्यों? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, हमें तो पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे कंपनी को। अब होता क्या है इस केस में, वेयर द डायरेक्टर्स कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिवेंचर टू देमसेल्फ, लेकिन होता क्या है, कोर्ट बोलता है भैया नहीं, यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट नहीं चलेगा। ये जब आप कंपनी से पैसा चार्ज कर रहे हो ना, ये जो आप लेन देन कर रहे हो, जो पैसे की हेरा फेरी कर रहे हो, कैसे ले लिया आपने? कंपनी से आपने लोन किस तरीके से, कंपनी ने लोन कैसे ले लिया आपसे? ये तो हो ही नहीं सकता। वो भी किस तरीके से कि भैया कोई जनरल मीटिंग तो हुई ही नहीं, जनरल मीटिंग तो हुई नहीं, जनरल मीटिंग में कुछ रेजोल्यूशन पास होता तभी तो ये लोन का लेन देन का सबको पता चलता। ये लोन हो कैसे गया, कंपनी ने ले कैसे लिया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इररेगुलरिटी है कुछ ना कुछ। क्या डायरेक्टर को इररेगुलरिटी का पता था? पता था। तो इस केस में कंपनी एनफोर्सेबल नहीं है ये पैसा चुकाने के लिए। कंपनी ये पैसा नहीं चुका सकती, कंपनी ये पैसा नहीं चुकाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये पहला एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। ठीक है, इसका मतलब आउटसाइडर को इस केस में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आउटसाइडर को इररेगुलरिटी की नॉलेज है, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है बेटा कोई सस्पिशन ऑफ इररेगुलरिटी। सस्पिशन का मतलब डाउट हो। अगर आपको सस्पिशन का मतलब क्या होता है? कोई डाउट ऑफ इररेगुलरिटी हो। सर डाउट ऑफ इररेगुलरिटी का मतलब ऐसा ये है बेटा कि आप कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, मैं कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे डाउट हो रहा है कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने AOA भी देख लिया, MOA भी देख लिया, मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि यार कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। उस डाउट के बावजूद भी मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया बिना कुछ जाने, और बाद में मैं कंपनी को लायबल कर रहा हूं। मैं कंपनी को बोल रहा हूं कि भैया ऐसा है, देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस को मैं कंसिडर करता हूं, मैंने सब पढ़ा था और उसके बाद हर चीज बहुत प्रॉपर हो चुकी है, मैंने पढ़ लिया है, एवरीथिंग इज डन, अब इंडोर मैनेजमेंट लगेगा, मुझे इस चीज पे कंपनी पूरी एनफोर्सेबल है, मेरा पैसा वापस किया जाए। जबकि मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ सस्पिशन था, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट था कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उस केस में इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। उस केस में इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। यहाँ पे अल्टीमेटली कंपनी एनफोर्सेबल नहीं है।
कंपनी एनफोर्सेबल नहीं है। सर इसका एग्जांपल केस लॉ से समझाता हूँ। केस लॉ कौन सा है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास देखो जरा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंशो एंड कंपनी, ऐसा ले लो, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंशो एंड कंपनी। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, देखो इस केस में बड़ा जबरदस्त है, बहुत ही शानदार काम है। क्या है इस केस में कि भैया जो कंपनी का अकाउंटेंट है, जो कंपनी का अकाउंटेंट है वो जाता है मार्केट में चिंटू के पास। ठीक है, ये कौन है, आउटसाइडर्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये चिंटू को बोलता है कि मैं कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने के लिए आया हूं, आई एम हियर टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सही है, अब ये चिंटू को लगा यार प्रॉपर्टी बेचने के लिए अकाउंटेंट आया है, प्रॉपर्टी बेचने का, प्रॉपर्टी का सेल परचेज का ये सारा काम तो किसका होता है, या तो भाई शेयर होल्डर आए, मालिक आए, या फिर डायरेक्टर्स आए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए। कुछ यार थोड़ा डाउट सा हुआ आउटसाइडर्स को कि यार ये प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो भी सस्ते में, बड़े सस्ते रेट में प्रॉपर्टी बेच रहा है, बड़ा मजा है भाई इस अकाउंटेंट का, तो बड़े सस्ते रेट में प्रॉपर्टी बेच रहा है, मजा भी आ रहा है। अब इनको लगा कि यार डाउट तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर्टी भी सस्ते में मिल रही है तो क्यों ना ले ली जाए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये प्रॉपर्टी इससे खरीद ली, एडवांस इसको डाल दिया, एक बेसिक अमाउंट इसको डाल दी। ठीक है, और जो अकाउंटेंट था उसने लिया एडवांस और जी फरार, पैसा लेके इधर उधर मौज काट रहा है वो, कह रहा मजा आ गया। अब बाद में क्या हुआ, जब ये आउटसाइडर्स जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ओके किया था, थोड़ा बहुत अमाउंट इसको दे भी दिया, ये कंपनी में गए कि आओ जी हम ये प्रॉपर्टी लेने के लिए आ गए, आओ जल्दी से रजिस्ट्री कराते हैं। तो कंपनी ने बोला कौन सी प्रॉपर्टी भाई, किस बात की प्रॉपर्टी, हम क्यों बेच रहे हैं, हम तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे। इसने कहा अरे तुम्हारा अकाउंटेंट आया तो था बेचने के लिए, वही तो बेचेगा। तो कंपनी ने बोला अबे चिंटू तुम पागल वागल हो गया, तुम्हें डाउट नहीं हुआ अकाउंटेंट को राइट होगा कहीं प्रॉपर्टी बेचने का, अकाउंटेंट प्रॉपर्टी कैसे बेच देगा, अकाउंटेंट को तो अधिकार ही नहीं है। तो इस केस में चिंटू ने बोला भाई ये तो तुम्हारा इंटरनल मामला है, हमें क्या पता, ये तो तुम्हारा इंटरनल मामला है, हमें नहीं पता, दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, हमें हमारा पैसा वापस करो, हमें नहीं पता, है तो तुम्हारा अंदर की बात है भाई, इसको हम कैसे जाने। तो कंपनी ने बोला अरे नालायक सुन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तो पढ़ लिया, ठीक है अंदर का मामला है, लेकिन तेरे को यहाँ पे सस्पिशन नहीं हुआ, डाउट नहीं हुआ कि अकाउंटेंट को क्या कोई अधिकार नहीं है, तू हमारे से क्लैरिटी कर लेता, तूने लेन देन कैसे कर लिया, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे कर लेते हो भाई बिना क्लैरिटी के। तो यहां पे ये बोला जाएगा कि जब भी सस्पिशन हो, जब भी आपको लगे कि कुछ ना कुछ इर्रेगुलरिटी है, यानी चाहे एक्चुअल में इर्रेगुलरिटी का पता हो, एक्चुअल में नहीं पता तो सस्पिशन हो, डाउट हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे भैया, यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करता, यहां पे कोई भी अमाउंट के लिए कंपनी एनफोर्सेबल नहीं है, समझे। और तीसरा लास्ट केस क्या आता है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवॉर्ड्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली। अगर आप नेग्लिजेंट हो, आपको लग रहा है तब भी आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो तो गलत है। वेयर द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज पुट अपॉन एन इंक्वायरी, फॉर एग्जाम्पल वेयर द ट्रांजेक्शन इज अनयूजुअल, अनयूजुअल सी ट्रांजेक्शन है या ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं हुई है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द आउटसाइडर टू मेक नेसेसरी इंक्वायरी। ठीक हो गया बेटा, फिर केस का नाम लिख देना, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिंशो एंड कंपनी। ठीक है, सही है जी। चलो नेक्स्ट क्या आता है, लास्ट आता है बच्चों हमारे पास फॉर्जरी। लास्ट आता है हमारे पास बच्चों फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है कोई चीज फेक करना, ठीक है। फॉर्जरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज फेक करना। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाइज ओनली टू इर्रेगुलरिटीज which might otherwise affect a transaction but cannot apply to forgery which must be regarded as nullity। यानी अगर कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्जरी के थ्रू हुआ है तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, जीरो माना जाएगा, उसके लिए कंपनी एनफोर्सेबल नहीं है। सर इसका क्या मतलब हुआ, देखो जरा इसके अंदर एक केस दिया है, ये रहा, रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड। ठीक है, अब रूबल वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड में इस केस में क्या हुआ था, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी शेयर इशूज कर रही है, सही है। अब कंपनी शेयर इशू कर रही है
तो उसका शेयर इशू के टाइम पे यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी आया। कंपनी सेक्रेटरी ने क्या बोला? कंपनी सेक्रेटरी ने चिंटू को बोला कि भैया ऐसा करते हैं, हम आपको शेयर्स देंगे, हम आपको शेयर्स देंगे, और लेट सपोज वो शेयर 500 रुपए का है। सपोज कर लो वो शेयर कितने का है? 500 रुपए का है, और हम आपको ये शेयर 250 रुपए में दे देंगे। आपको मात्र 250 रुपए देने हैं, आपको सिर्फ 250 रुपए देने हैं, और हम आपको ये शेयर दे देंगे। ठीक है जी। चिंटू को भी लगा रहे यार मजा आ रहा है, कंपनी सेक्रेटरी दे रहा है, कंपनी के शेयर्स हैं, शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा बिल्कुल बढ़िया, 500 वाला शेयर 250 में मिल रहा है, मजा आ गया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चिंटू ने शेयर्स खरीद लिए भाई। इसने क्या करा? इसको फर्जी शेयर सर्टिफिकेट बना के दे दिया, फेक शेयर सर्टिफिकेट, फेक शेयर सर्टिफिकेट बना के। चिंटू तो मौज मस्ती में घूम रहा है कि मेरे पास हजारों शेयर है कंपनी के, क्या बात है, बहुत सही। कल को उन शेयर्स का जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ गया, 750 हो गया, 500 से हो गया 750। चिंटू को लगा 250 का खरीदा था, 750 का हो गया है, 500 रुपए का प्रॉफिट होगा, चलो बेच देता हूँ। चिंटू इसको बेचने के लिए निकला, ये कंपनी के पास गया कि मुझे ना अपना शेयर बेचना है। कंपनी बोल रही है भाई कौन से शेयर? आपके पास तो कोई शेयर है ही नहीं। इसने बोला अरे देखो शेयर सर्टिफिकेट लेके आया हूँ। क्या बात कर रहे हो, मेरे पास शेयर नहीं है, ये शेयर सर्टिफिकेट लेके घूम रहा हूँ। कंपनी ने ध्यान से देखा तो कंपनी को लगा ओ भाई यहाँ पे तो कुछ ना कुछ फेक हुआ है, यहाँ पे जो सिग्नेचर हमें दिखाई दे रहे हैं शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, ये तो फर्जी है, ये फेक सर्टिफिकेट है। किसने साइन करे ये फर्जी? फर्जी साइन करे कंपनी सेक्रेटरी ने। तो चिंटू बोल रहा है इसमें भाई मेरी क्या गलती है, मुझे थोड़ी ना पता है, ये तो बहुत दिक्कत है, मुझे नहीं पता इस केस में। तो कंपनी बोलती है चिंटू जी आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। कोर्ट ऐसा बोलेगा कि चिंटू आप सही कह रहे हो, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको पता नहीं लगा, आपको थोड़ा सा तो अवेयर रहना पड़ेगा। लेकिन इस केस में इस तरीके से अगर हम यहाँ पे कंपनी को जिम्मेदार ठहरा देंगे, इस तरीके से अगर हम कंपनी को जिम्मेदार ठहरा देंगे तो कल को तो कोई भी फेक सर्टिफिकेट पे फटाफट फटाफट साइन करता रहेगा, पैसा रेज करता रहेगा, बाद में जिम्मेदार कंपनी होती रहेगी। तो हम कंपनी को भी जिम्मेदार यहाँ पे नहीं ठहरा सकते। तो इस केस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनडोर मैनेजमेंट यानी आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन 3 केसेस में आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। 3 केसेस कौन से हैं? जब इरेगुलरिटी हो कोई तब नहीं मिलेगा, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी हो तब नहीं मिलेगा, और इस तरीके की कोई फॉर्जरी हो तब भी नहीं मिलेगा। इन दिस केस the plaintiff was the transferee of a share certificate issued under the seal of the defendant's company. The company secretary who had affixed the seal of the company and forged the signature of the directors issued the certificate. इसने directors के sign forge करे थे, फर्जी करे थे। The plaintiff contended that whether the signature were genuine or forged was a part of the internal management. अब चिंटू ने बोला भाई ये तो internal management का part है ना, मुझे थोड़ी ना पता है, and therefore the company should be stopped from denying genuineness of the document, but it was held that the rule has never been extended to cover such a complete forgery. Forgery के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती। तो बच्चों कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट आ जाओ। कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करता है कंपनी को कि भैया यहाँ पे आप लोग समझदार बनो, आप लोग जिम्मेदार बनो। आप अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो कंपनी के साथ तो आपको कंपनी का AOA, कंपनी का MOA या कंपनी का कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो उस चीज से रिलेटेड है वो आप ही को पढ़ना है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बाद में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपनी एनफोर्सेबल नहीं होगी। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद अगर कोई चीज ऐसी है जो इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है, जो इंडोर मैनेजमेंट का पार्ट है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है, वहां से कोई फ्रॉड हुआ है तो फिर कंपनी एनफोर्सेबल होगी। तो इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है? प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर। इस केस में कंपनी नॉट एनफोर्सेबल, कंपनी एनफोर्सेबल नहीं होगी क्योंकि ये बोला जाता है कि भैया आप सब खुद पढ़ो। लेकिन इस केस में अगर इंटरनल मैनेजमेंट पे है तो कंपनी इज एनफोर्सेबल।
कंपनी के ऊपर आप केस कर सकते हो, कंपनी ही वो पेमेंट करके देगी। लेकिन इसके भी 3 एक्सेप्शंस हैं। इस केस में भी 3 जगह पे कंपनी एनफोर्सेबल नहीं होगी। इन 3 जगह पे ये एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है? कोई इर्रेगुलरिटी है और आपको पता है, इर्रेगुलरिटी है, आपको पता है, कोई सस्पिशन है, भैया डाउट हो रहा है तुम्हें कि कुछ गड़बड़ लग रही है, क्लैरिटी कर लो, ठीक है, या फिर कोई फॉर्जरी है, कोई फेक सर्टिफिकेट है, तो इस केस में भी इंडोर मैनेजमेंट नहीं चलेगा। क्या बात है सर, बहुत शानदार। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये अंतिम टॉपिक होता है। पूरा कंपनी लॉ मैंने आपको कवर करा दिया। अब मॉड्यूल के पीछे बहुत सारे सवाल दिए हैं। आज आप लोग एक बार सारे सवाल ट्राई करो, स्टार्ट करो। अभी मैं आपको सारा लिखना सिखाऊंगा, कैसे आंसर लिखते हैं, कैसे आंसर फ्रेम करते हैं, हर चीज़ की बात करेंगे बच्चों, और डिटेल में सारी प्रैक्टिस करेंगे। पूरा कंपनी लॉ हमने पढ़ लिया, पूरा अच्छे तरीके से, एक एक टॉपिक बहुत शानदार तरीके से लाइन टू लाइन मैंने आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ाया, कुछ नहीं छोड़ा, एक एक शब्द समझाया और आपने बहुत ध्यान से समझा भी है। नया एक्ट शुरू करेंगे। मैं देखता हूँ, आज टीम को बोलता हूँ कि क्वेश्चंस बना दो। क्वेश्चंस बन गए तो इस वीक के एंड तक ही क्वेश्चंस कर लेंगे, अदरवाइज मंडे को क्वेश्चंस करेंगे। कल हम नया लॉ शुरू करेंगे। तो जैसे भी बनता है क्वेश्चंस करने तो है ही, तो मैं आपको कंपनी लॉ के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर हम नया लॉ शुरू करेंगे, नया एक्ट शुरू करेंगे बेसिकली। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। कंपनी लॉ इज ओवर। इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट, वो कल देखते हैं। कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।